2 जून के बाद जो गुरु ट्रांजिट हो रहा है गुरु का, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? वर्ल्ड ओवर क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रीज अब लड़ने वाली, पॉपुलेशन का लॉस आ रहा है, बहुत ही ब्लडी वॉर्स दिखती हैं आने वाले समय में। हिंदू राष्ट्र बनेगा मैम? भारत को हिंदू राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी दोबारा पीएम बनेंगे? मोदी जी शायद ये टर्म भी कंप्लीट नहीं करेंगे अपना। 20 जून से 30 जून कुछ खासा ही विस्फोटक होने वाला है। मेष राशि के लिए ये इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि धनु नवम भाव में पड़ती है और मीन जो है वो द्वादश भाव में पड़ती है। धर्म कर्म के कामों में बहुत बढ़त होगी। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति दशमेश भी हैं, है ना? Okay. और मिथुन राशि के लिए बड़ी प्रमोशन होने का समय आ गया है, जिससे आपको कोई कैपिटल गेन्स होंगे। कर्क राशि के लोगों के लिए बृहस्पति का इस कर्क राशि में ये गोचर बहुत ही ज्यादा शुभ है। सिंह राशि वालों को केयरफुल रहना पड़ेगा। कन्या राशि का कैसा फ्यूचर है? अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखें, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है लगे प्रॉब्लम थोड़ी सी है मगर प्रॉब्लम बढ़ रही है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे तुला राशि वालों के लिए क्योंकि षष्ठेश एक्सॉल्ट हुआ है। इसका मतलब रोग ऋण रिपु सब बड़े हुए हैं इस समय। मकर राशि वाले क्योंकि ये द्वादशेश एक्सॉल्ट कर रहा है तो खर्चा बहुत ज्यादा करने वाले हैं। इंटेलिजेंट लोग होते हैं कुंभ राशि वाले लोग। वाद विवाद से कुंभ राशि वालों को बचना है। पैसा तो आ रहा है मगर वो डिस्प्यूट का कारण ना बन जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज जो एस्ट्रोलॉजर मौजूद है ना, वो भी बहुत ज़्यादा खास है और बहुत ही पुराने एस्ट्रोलॉजर हम कह सकते हैं। बहुत सारा नॉलेज इनको है और आज हम जो पॉडकास्ट में मेजर हम बात करने वाले हैं, प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे, 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, साथ ही में देश दुनिया में क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। तो 2 जून से जुपिटर ट्रांजिट हो रहे हैं, तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। मिलते हैं मैम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? जय श्री राम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, मैंने आपका नाम इसलिए नहीं बताया, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक छोटा सा जेनरिक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए दीजिए जो हमारे प्लेटफॉर्म को आपको पहली बार देख रही है प्लेटफॉर्म में। जी देखिए, ज्योतिष तो मैं बहुत सालों से करती हूँ। मैं राव सर की शिष्य हूँ और मुझे 20 साल से ज़्यादा हो गए ज्योतिष करते हुए। मगर मेरा एक कॉर्पोरेट करियर रहा, 20 साल का सर्विस रहा। मैं वाइस प्रेसिडेंट रही हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया में, परसेप्ट इंडिया में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रही और एक समझ लीजिए हेल्थ प्रॉब्लम हुई, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हुई, एक पैरालिटिक अटैक हुआ मुझे। उसके बाद मेरे गुरु ने कहा कि आप तो ये पहले से ही ये सिस्टम, ये ज्योतिष आप कर रही हैं, इतने साल हो गए आप, तो आप प्रकांड पंडित हो गई हैं और लोगों को आपने बताया नहीं, तो अब समय आ गया है कि इसे जग जाहिर किया जाए। अच्छा, पहले आप बताते नहीं थे? मतलब किसी को, देखिए मैं जॉब करती थी तो मैंने किसी, ये को बहुत ज़्यादा जो लोग बहुत क्लोजली जानते थे उनको पता था कि मैं ज्योतिष करती हूँ। या जहाँ जब मैं जाती थी, मैं भारतीय विद्या भवन से पढ़ी हूँ, मैं सीनियर रिसर्च स्कॉलर रही, मैं अभी भी राव सर से पढ़ती हूँ। आज की डेट में भी हमारी जूम मीटिंग्स होती हैं, अभी भी हम उनसे बात करते हैं और वो अभी भी कोई ना कोई गुर सिखाते हैं। तो मेरे गुरु हैं, मेरे ज्योतिष गुरु के.एन. राव सर। देखिए, पढ़ते उनसे बहुत लोग हैं, उनसे तो 2-3 साल पढ़ के निकल गए, पर हम वो लोग हैं जिन्होंने उनसे 20-20 साल पढ़ा है। तो 20 साल पढ़ने में और 2-3 साल पढ़ के गुजर जाने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है मैम, है ना? 20 साल इस परंपरा में जुड़े रहना अपने गुरु से, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल एक खरी कसौटी का एक वो है ये, है ना? एक 20 साल देना अपने गुरु को जी। और गुरु के लिए स्टूडेंट भी ऐसा मिलना ज़रूरी होता है ना जी। स्टूडेंट भी नहीं मिलते गुरु को, शिष्य ऐसा मिलता नहीं है। बिल्कुल। तो बस फिर उसके बाद मैंने इसे जग जाहिर किया और मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल मैम, मैंने तो मैम आपके पॉडकास्ट देखे, इवन इंग्लिश का भी पॉडकास्ट करते हो आप, मल्टीपल लैंग्वेज में आपने जैसे पॉडकास्ट करे, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके मैंने दोनों पॉडकास्ट देखे, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने सोचा व्हाई नॉट, मेरे चैनल पे क्यों नहीं, मैं ट्राई करते हैं, क्या पता आ ही जाए। ये आपने बुलाया, हम आ गए। मैम, जैसा कि हमने इंट्रो में बताया कि 2 जून को जुपिटर ट्रांजिट हो रहे हैं जी।
उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा देश दुनिया में, जैसे 2 जून से हो रहे हैं, तो क्या पड़ सकता है देश दुनिया में? जैसे वॉर की सिचुएशन जैसे बन रही है, वॉर एक्चुअल में चल ही रही है। हाँ बिल्कुल। ईरान और अमेरिका और इजराइल की वॉर चली रही है। तो 2 जून के बाद जो गुरु ट्रांजिट हो रहा है गुरु का, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं 2025 से 2032। बृहस्पति अतिचारी हैं, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड मोशन में चल रहे हैं। अच्छा, 2032 तक अतिचारी है गुरु? 2032 तक अतिचारी है। ऐसे नहीं कि ये कोई थोड़े समय ये जो के लिए। सर्कल है ये बिल्कुल एक फास्ट फॉरवर्ड सर्कल की तरह है। 25 से 32, 25 से 7 32 साल के लिए। हाँ जी, ठीक है। ओके। ये इस पीरियड में नॉर्मली अगर आप देखें, बृहस्पति 12 साल में अपना पूरा ये जो एक राशियों का जो एक चक्र है उसे पूरा करते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर एक राशि में लगाते हैं। अब आप 2026 का ही साल देखिए। साल के शुरुआत में बृहस्पति मिथुन राशि में थे, अब 2 जून को कर्क में गोचर कर जाएंगे और 31 अक्टूबर तक कर्क में रहेंगे, और उसके बाद साल के 2 महीने यानी कि नवंबर और दिसंबर बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेंगे। अगले साल अगर हम अगले साल का देखते हैं, 2027 में अगर हम देखते हैं, तो बृहस्पति 25 जनवरी 2027 से 25 जून 2027 फिर से कर्क में रहेंगे। अच्छा, दोबारा से वापस। इसका मतलब मोशन जो है वो वक्री मार्गी इस प्रकार से चलती जा रही है। अब आपने इसी साल में आप देखें तो 3 राशियों में अपना प्रभाव तो आया ना, मिथुन, कर्क और सिंह। 2026 के साल में ये प्रभाव तो तीनों राशियों में आया, और कर्क में अगले साल फिर से 25 जनवरी से 25 जून तक आएगा, तक गोचर रहेगा। तो ये अतिचारी मूवमेंट रहेगी। अब एक प्रिंसिपल है मेदिनी ज्योतिष का। मेदिनी ज्योतिष जब हम देश दुनिया कंट्रीज की जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं या ज्योतिष करते हैं तो उसे हम मेदिनी ज्योतिष बोलते हैं। मेदिनी ज्योतिष का एक प्रिंसिपल है, जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं और शनि वक्री होता है, तब एक बहुत ही वॉलेटाइल और विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होती है। अब आप देखेंगे कि शनि जो है वो 27 जुलाई 2026 से वक्री होने वाले हैं। 27 जुलाई 2026 से, हाँ ठीक है। और साल के अंत तक वक्री रहेंगे। शनि वक्री रहेंगे? शनि वक्री रहेंगे मिड दिसंबर तक, अप्रॉक्सीमेटली मिड दिसंबर तक। और इसी बीच में आप देख रहे हैं जुपिटर का फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट। जुपिटर तो अतिचारी चल रहे हैं, जब इसके साथ शनि वक्री होंगे तो जो है विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होती है। अच्छा। ये आप जाने, ठीक है। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब ये जो इजराइल का चार्ट है, मैं क्यों इजराइल के चार्ट के बारे में बात कर रही हूँ। इजराइल का जो चार्ट है ये एक कन्या लग्न का चार्ट है, और राहु जो है वो इजराइल के अष्टम भाव में बैठे हैं। शनि का गोचर अगले साल, इस साल नहीं, अगले साल मेष राशि में हो जाएगा जून 2027 से शनि का गोचर। जैसे ये धुरी आएगी तो आप देखेंगे कि इजराइल, तो अगर अभी आपने सीज फायर देखा भी हुआ है कि शांति हो रखी है, तो ये सिर्फ एक छलावा है, दिखावा एक तरह से। हाँ, छलावा बोलूंगी मैं। ये नहीं कहूंगी कि इजराइल इस काल चक्र का छलावा है। कुछ समय का, अभी ये वो कहते हैं ना तूफान से पहले की शांति, ये वो है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इजराइल को तो आप देखेंगे ये 2026 क्या और 27 से तो बहुत गहरी हो जाएगी लड़ाई। जून 2027 से इजराइल की लड़ाई, इजराइल आसपास के लोगों से, जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ बिल्कुल वैमनस्य रखे हुए है या जो एनिमी स्टेट्स हैं, उनसे ऐसा लड़ेगा कि 2032 आ जाएगा। अच्छा, हाँ, इतनी लंबी लड़ाई है। लड़ाई लंबी है, 32 छोड़िए, मुझे लगता है 34 आएगा। 27 से 34, अप्रॉक्सीमेटली 7 years ऑफ वेरी बैड वॉर, जिसे हम कहते हैं ब्लडी वॉर, ये इजराइल के साथ आपको दिखेगा। और वर्ल्ड ओवर क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रीज अब लड़ने वाली। अच्छा, वर्ल्ड ओवर लड़ेंगे। वर्ल्ड ओवर, इंडिया की बात करें चाहे बाहर की बात करें, इंटरनल मैं तो कहूँगी इंडिया में सेफ है अभी। अच्छा, जो मुसलमान है वो इंडिया में सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं। मगर वर्ल्ड ओवर जो क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रीज लड़ेंगी वो भयावह होगा, और उसमें क्रिश्चियन कंट्रीज ज़्यादा हावी होंगी मुस्लिम कंट्रीज़ पर, आप ऐसा देखेंगे। अच्छा, कितनी ही कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो अपना जो बिलीफ सिस्टम है या जो अपना आइडियोलॉजी है उसको बदल दें। जैसे कि इंडोनेशिया हिंदू हो जाए,
अच्छा, है ना, धर्म परिवर्तन हो गया धर्म उनका। परिवर्तन, कंट्रीज अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगी, ऐसी स्थिति आने वाली है। पॉपुलेशन का लॉस आ रहा है, बहुत ही ब्लडी वॉर्स दिखती हैं आने वाले समय में। जैसे वो मिडिल एजेस में क्रूसेड्स दिखती थी ना, जैसे पहले यूरोप में होती थी, तो वो स्थिति अब वापस आ रही है। वैसी ही सिविलाइजेशनल वॉर्स की जो स्थिति थी वो अब वापस आ रही है, और वैसा ही होने वाला है। और इसमें पॉपुलेशन लॉस दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप जानिए। तो ये तो मैंने आपको एक बाहर की कंट्रीज़ के बारे में एक जनरल ट्रेंड बताया। और आप देखिए, यूरोप हमेशा ये कहता था कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो एशियन सॉइल पर हो, यूरोपियन सॉइल पर ना हो। ये कोशिश रही, और आप देखेंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी भी यूरोपियन सॉइल पर ही होगी। अच्छा। एशियन सॉइल पर नहीं होगी। और इंडिया के लिए अगर थोड़ा सा परेशानी का समय हम देखते हैं, तो यहाँ पर मैं महाभारत के उद्योग पर्व को कोट करती हूँ। जब समझौते के लिए कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं कि तुम इधर नहीं, तुम पांडवों के पास, समझौता मतलब ये वाली बात कि तुम कुरुओं के साथ नहीं, तुम पांडवों के साथ लड़ो, तो कर्ण श्री कृष्ण को कहते हैं कि चित्रा नक्षत्र में केतु का प्रवेश हो चुका है, मंगल जो है वो ज्येष्ठ नक्षत्र से वक्री होकर अनुराधा नक्षत्र में आ रहे हैं, और शकट भेद होने वाला है रोहिणी का। यानी कि शकट भेद मतलब शनि का प्रवेश अब रोहिणी नक्षत्र में होने वाला है। जब ऐसा होता है तो सिंहासन पर बैठा राजा हार जाता है। मैं जानता हूँ ऐसा होने वाला है, पर फिर भी मैं कुरुओं का साथ दूंगा। तो वो पहले ही बता देते हैं श्री कृष्ण को कि जो ग्रह गोचर है वो ये बता रहा है कि कुरु ये जो लड़ाई है ये हार जाएंगे, पर फिर भी मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। महाभारत के वॉर से पहले भी बृहस्पति अतिचारी थे, वो स्थिति आपकी अभी आ रही है। अब शकट भेद जो रोहिणी का है, शकट भेद भी आ रहा है, इसलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पर बता रही हूँ। शनि जो है, अब रोहिणी नक्षत्र जो है वो वृषभ राशि में है। शनि जो है वो वृषभ राशि में जून 2029 से प्रवेश कर जाएंगे, और वृषभ राशि में शनि जून 2029 से जून 2032 तक, ये 3 साल रहेंगे। और इसी में रोहिणी नक्षत्र भी आएगा, वो कभी फिर डिस्कस करेंगे उसके जो मंथ्स हैं कि वो रोहिणी नक्षत्र में। तो ये शकट भेद का जो पीरियड है वो इसी के बीच में है। जब ये पीरियड आता है तो बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थिति बढ़ती है। पहला तो पॉइंट ये है, यानी कि जून 2029 से जून 2032 बहुत ज़्यादा लड़ाई की स्थिति बढ़ी हुई है। इसी पीरियड में भारत की कुंडली में भी शनि का वृषभ राशि में प्रवेश, और वृषभ भारत की कुंडली की लग्न राशि है, राहु जन्मकालीन वृषभ में स्थित है। शनि का उसके ऊपर गोचर भारत के लिए भी एक वीकनेस का पॉइंट लाएगा। यहाँ पर लड़ाई में हम जैसे कहते हैं ना, दो तरफ खिंचेंगे, हमें भी समझ नहीं आएगा। ये एक वीक पीरियड रहेगा भारत के लिए। अच्छा, अब जून 29 से जून 32 ये शकट भेद का जो पीरियड है, ये इसके बीच में शकट भेद आ रहा है, मगर ये टोटल पीरियड भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत के लिए भी एक परेशानी का पीरियड रहेगा। मगर आप जानिए कि भारत विश्व गुरु होगा। ये एक वीक पीरियड के बाद एक ऐसी स्टैकिंग बदलेगी, पावर्स की स्टैकिंग ही बदल जाएगी कि जो वेस्ट ज़्यादा पावरफुल थी और ईस्ट कमज़ोर था, वो बिल्कुल स्टैकिंग बदल जाएगी। अच्छा, और इंडिया, मैं ये कहूँगी कि विश्व गुरु होने की स्थिति में वहाँ से उभरेगा जून 32 ऑनवर्ड्स। ओके, जून 32। उससे पहले ही आपको अंदेशा दिख जाएगा, वो एक थोड़ा सा वीक पीरियड आएगा, मगर उसके बाद फिर से सक्सेसफुली अपना, जिसे कहते हैं ना कि आने वाला समय आप देखेंगे भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा मैम? ये मेरी बड़ी पुरानी प्रेडिक्शन है। जब पार्लियामेंट का मुहूर्त मैंने किया था, जो नया पार्लियामेंट बना है, आपने किया था मुहूर्त? जब मैंने उसको एनालाइज किया था, एबीपी न्यूज़ पे एनालाइज किया था ओके उसे, तो मैंने ये कहा था कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता। ये पार्लियामेंट के मुहूर्त पे मैंने कहा था। ओके। अब बंगाल बीजेपी के पास आ गया है। ये इस भविष्यवाणी का पहला माइलस्टोन है। अच्छा, ये इस भविष्यवाणी का पहला माइलस्टोन है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो पंजाब है वो भी
मैं ये नहीं कहूँगी इस पार्टी के साथ आएगा उस पार्टी के साथ आएगा, मैं कहूँगी जैसे हम गुरु तेग बहादुर को हमने कहा वो हिंद की चद्दर हैं, मैं थे नहीं बोलूँगी, मैं कहूँगी वो हिंद की चद्दर हैं। तो वैसे ही जो सिख या जो पंजाब ये जो समुदाय है इसका साथ जो जैसे जो हिंदू कम्युनिटी है वो न्यूक्लियस है, जो हिंदू कम्युनिटी है वो न्यूक्लियस है, जो इसके पास जो शक्ति इसके आसपास विचरण करती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए वो मराठा, राजपूत और सिख हैं। जो इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगा, इस सनातन को प्रोटेक्ट करने के लिए राजपूत, मराठा और सिख इस न्यूक्लियस के आसपास ये शक्ति है जो विचरण करेगी, इसलिए ये अलाइंड होंगे। अगर ये न्यूक्लियस से अलाइंड नहीं होंगे, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाएंगे तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों की शक्ति सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करेगी और हिंदू राष्ट्र भारत घोषित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब तक मैम? आप बस डेकेड का अंत समझें इस बात को, ये डेकेड का अंत 2030 का जो डेकेड है बस इसके आसपास की बात है। ये तो सबके लिए 2029 में एक बार बीजेपी दोबारा पावर में आएगी, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। अच्छा, दोबारा 2029 में बीजेपी दोबारा पावर में आएगी, उसके बाद ये डिसीजन बस तब नहीं तो तब, अब नहीं तो तब। जैसा कि आपने बताया 2029 में बीजेपी दोबारा पावर में आएगी, तो इसमें मैं पूछना चाहूँगा आपसे, मोदी जी दोबारा पीएम बनेंगे? नहीं, मोदी जी दोबारा पीएम 2029 में नहीं बनेंगे, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मोदी जी शायद ये टर्म भी कंप्लीट नहीं करेंगे अपना। अच्छा, जो अभी करंट में चल रहा है, जो करंट टर्म चल रहा है मोदी जी का, वो इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम कोई नेशनल ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ जैसे रिले रेस में बेटन आप अपने हाथ से दूसरे कैंडिडेट को पकड़ाते हैं तो विलिंगली वो अब ये किसी और को आगे पास करेंगे, ऐसे कुछ हालात बन जाएंगे कि मोदी जी ये टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। खुद से इस्तीफा दे सकते हैं? हाँ, मतलब इस्तीफा दे के मतलब किसी दूसरे को दे सकते कि आप अब पीएम का जो पीएम की कुर्सी आप संभालिए। ऐसे कुछ हालात बनने वाले हैं अब आने वाले समय में, मैं आपको ये बता दूं। किसके चांसेस है ज़्यादा? देखिए इसमें तो उस समय क्या कौन से चेहरे सामने उभरते हैं उनको देखना पड़ेगा, फिर ये प्रेडिक्शन देनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी तो कुंडली भी हमारे पास नहीं है, तो उनको उनकी कुंडली फिर पढ़नी पड़ेगी। कई एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि योगी जी का पीएम बनने का पूरा पोटेंशियल है और वो ही बनेंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये दावा करके जा रहे हैं कि ये प्रिडिक्शन जो आपने कार्यकाल पूरा करने की बात करी मोदी जी की कि वो नहीं करेंगे, बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने ये बात बोली है। साथ ही में ये भी बोल रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो योगी जी के चांसेस है कुछ? मेरे हिसाब से भी योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर अभी नहीं बन रहे हैं। अभी नहीं बन रहे। उस टाइम जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो क्या क्या चेहरे हैं जब आप उन्हें एनालाइज करके जब बता सकते हो जी कि क्या कौन बन सकता है कौन नहीं? अच्छा, आपने बंगाल की प्रेडिक्शन करी थी ना मैम? जी बिल्कुल, बंगाल की प्रेडिक्शन आपने बीजेपी बोला था ना? हाँ, मैंने कहा था बीजेपी आएगी, बंगाल एक चेंज देख रहा है और ममता बनर्जी अब दोबारा सीएम नहीं है। वो तो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं है बिल्कुल भी। मगर आप ये जानिए कि मैं ये भी देख रही हूँ कि बंगाल में जैसे ममता बनर्जी हारी हैं, मगर ये अभी एक होता है चलिए हार गए, अब मान भी गए, चलिए आपने देखा अभी, चलिए गवर्नर ने डिसमिस कर दिया, ओथ तो हो ही गई, 9 मई की जो ओथ हुई है, मगर अभी बंगाल में बहुत ज़्यादा वायलेंस और अशांति दिखने वाली है। अच्छा जी, और ये जो अशांति है ये इंटरनल कम्युनिटीज़ जैसे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद ऐसे पैदा कर देगी कि मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। बिकॉज बीजेपी बन गई है इसीलिए अब जो हारे हैं वो कुछ तो करेंगे, अनेक ऐसे कार्यक्रम कर देंगे जिससे जिसे कहते हैं ना, जो एक हारमोनी का, एक पीस का, एक जो कम्युनिटीज़ में है अभी, उसको उकसाने के लिए या उसको ख़राब करने के लिए लोगों को भड़काएंगे। तो फिर आप देखिए ये जो चंद्रनाथ रथ, जो ये सिर्फ पीए नहीं थे शुभेंदु अधिकारी जी के, ये 2 डेकेड्स इन्होंने एयरफोर्स में सर्व किया है, और इनको कैसे अभी 7-8 तारीख को मैं पढ़ रही थी, इनको कैसे इनका मर्डर किया है। हाँ, बिल्कुल। ये आप हारी हुई पार्टी, जीती हुई पार्टी के आपने सुना है ऐसा मर्डर करते हुए? हिम्मत चाहिए, आपको डर नहीं है। जबकि 2021 में कितना पोस्ट इलेक्शन वायलेंस था,
2021 में भी पोस्ट इलेक्शन वायलेंस है, 2026 के इलेक्शन में भी पोस्ट इलेक्शन वायलेंस है। रिजल्ट्स अलग अलग हैं, मगर पार्टी वही है जो परेशान कर रही है। नहीं, बंगाल की अगर मैं बात करूं, मेरा भी एक फ्रेंड है बंगाल में, वो भी पॉडकास्टर ही है। जी। उन्होंने जब बीजेपी आई ना, वो बहुत खुश हुए कि संदीप जी हम बहुत खुश है बीजेपी आई, बिकॉज जब टीएमसी की सरकार थी यहाँ पे काफ़ी दंगे होते थे, रोज़ के दंगे हैं यहाँ पे, लेकिन अब बीजेपी आने के बाद हम बहुत खुश हैं। एक्चुअल में लोग वहाँ पे खुश है बीजेपी से। देखिए, दंगे हुए मगर बहुत ज़्यादा कवर भी नहीं हुए, बहुत ज़्यादा दबा हाँ, दिए गए, दबा दिए मगर गए। अभी भी आप देखेंगे कि परेशानी कम्युनिटीज़ में, मैं कम्युनिटीज़ शब्द इस्तेमाल करती हूँ, आपस में कम्युनिटीज़ लड़ने वाली हैं, बहुत ज़्यादा राइटिंग दिखती है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक और पॉइंट कहती हूँ, भारत की तो एक तो इंडिपेंडेंस का चार्ट है, एक भारत के रिपब्लिक का भी चार्ट है। अच्छा, रिपब्लिक का 26 चार्ट जनवरी वाली का। जी जी जी, ओके। रिपब्लिक का चार्ट हम पढ़ते हैं जब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखने होते हैं, अच्छा। है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखने हैं, कोई नया लॉ आता है उसको देखना है। तो आप ये जानिए कि 25 नवंबर 2026 से 25 नवंबर 2026 से अप्रॉक्सीमेटली आप इसे अक्टूबर 2027 का पीरियड आप लें, मैं 11 महीने का पीरियड देख रही हूँ, इसमें बहुत सारे लॉज ऐसे आ जाएंगे जिसके कारण फिर से लड़ाई झगड़ा होगा। और अच्छा। इसी पीरियड के बीच में ज्ञानवापी भी हो जाएगा, इसी पीरियड के बीच में ज्ञानवापी भी हो जाएगा, इसी पीरियड के बीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। तो ऐसे कुछ मुद्दे उठेंगे कि फिर वो मैं क्या कहूँ कि फिर अब जैसे हमने बंगाल के इलेक्शन की यहाँ पे हमने बात करी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि पोस्ट इलेक्शन के बाद दंगे होने के चांसेस है, वायलेंस दिख रहा है आपको। अब जैसे अगले साल यूपी में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो यूपी के इलेक्शन के लिए क्या प्रेडिक्शन आप देना चाहोगे? मैं कहूँगी कि योगी आदित्यनाथ दोबारा आएंगे। ओके। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई कुछ भी कह ले, आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ दोबारा आएंगे। अच्छा, वो सीएम फिर से बन रहे हैं, फिर से बन रहे हैं वहाँ पे। हाँ। ओके, तो अभी मैं, जैसा कि आपने पीछे बताया कि मोदी जी का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा, तो क्या पता कोई और ही पीएम हो फिर तो। हाँ, मगर योगी जी यूपी के सीएम तो दोबारा से बनेंगे। अच्छा, अगले साल। ओके, देखते हैं मैम फिर तो। अगले साल जैसे इलेक्शन है, आप कह रहे हो योगी जी आएंगे। हाँ। तो बड़ी जीत क्या होगी, या फिर टक्कर का मुकाबला हो सकता है? मैं बड़ी जीत ही बोलूँगी। अच्छा। टक्कर का मुकाबला है, मगर मैं फिर भी कहूँगी बड़ी जीत है ये, बड़ी अच्छा, जीत बड़ी होगी। जीत है, जैसे अभी बंगाल में भी काफ़ी बड़ी जीत है, बस 200। हम बड़ी जीत ही कहेंगे। अच्छा। बड़ी जीत ही मानिए आप। ओके, ठीक है मैम। आप फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे देखते हो? जैसे कि अभी स्टॉक मार्केट हो गया आपका, जैसे कल मोदी जी आए थे, बोल के गए 1 साल तक आप सोना मत खरीदिए, तो कुछ लोग तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखेंगे कुछ, और जो मोदी जी का विजन है क्या पता क्या है क्या नहीं है, वो तो उनको ही पता, उनकी मन की बात उनको ही पता है। देखिए, जब जब खंड प्रलय होता है, और खंड प्रलय क्या है बेसिकली, खंड प्रलय एक 30 से 40 साल का एक खंड है जो इस बार 2020 से शुरू हुआ। तो 2020 से 2050, 2055, 60 ये एक पीरियड रहेगा, ठीक है। अब इसके बीच में हम ये कहेंगे कि जो कलयुग के प्रभाव हैं वो रिवर्स होते हैं। अच्छा। तो आप देखेंगे फिर से सनातन उठेगा, फिर से जो दबी हुई विद्याएं हैं फिर से उठेंगी, ज्योतिष आने वाले समय में फिर से आप मानेंगे कि ये शास्त्र है। अभी जैसे आप कह सकते हैं कि हाँ पता नहीं क्या है, आप ऐसा समय आएगा, ऐसे ज्योतिषी उभरेंगे कि आप मानेंगे कि ये शास्त्र है। अच्छा। तो जो पुरातन विद्याएं हैं उनके उठने का समय है ये। हमारे जो मंदिर हैं उनके रेजरेक्शन का, उनके दोबारा उत्थान का, जो हम कहते हैं कि रिक्लेमेशन, एक तो उन लैंड्स का रिक्लेमेशन और उनका रेजरेक्शन, फिर चाहे वो ज्ञानवपी है या वो कृष्ण जन्मभूमि है। ज्ञानवपी का तो मैंने आपको समय भी बता दिया है ना, ज्ञानवपी का तो यही समय है। तो ये वो समय है जब ये खंड प्रलय का ये प्रोसेस होता है। मगर खंड प्रलय में क्या है कि माया बैठती है और चैतन्य जो है वो उठता है। जब ऐसा होता है तो आप देखेंगे पॉपुलेशन लॉस होता है। व्यभिचारी जो लोग हैं या जो बहुत ज़्यादा माया में लिप्त हैं, आप देखेंगे वैसा जो जीवन है वो खंडित होने लगेगा।
ओके, पॉपुलेशन। हाँ, क्योंकि डिजीज आएगा, बीमारी आएगी, अच्छा, महामारी भी आ सकती है। महामारी आती है, लड़ाई होती है, तो पॉपुलेशन लॉस होता है। तो आप किस हद तक आप वो कि अब ये एक बहुत ही लग्जरी में रहने का वो जो एक इस जनरेशन ने वॉर नहीं देखी है। जब आपकी जनरेशन वॉर देख लेती है ना, तो उसे समझ में आ जाता है सुबह उठना है, हार्ड वर्किंग रहना है, पैसे को जोड़ना है। हाँ। वो ये नहीं कहती यहाँ पैसा उड़ाओ, वहाँ पैसा उड़ाओ, यहाँ गलत तरीके से। लक्ष्मी को तो लक्ष्मी पति की तरफ ही मोड़ना है। ये इस प्रकार के खंड में ये बात सामने आ जाएगी और साबित हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो देखिए, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, जैसे मैं आपसे पॉडकास्ट से पहले भी बात करी थी, पुराने जो राजा थे, जब उनको अपनी कोई मुद्रा देनी होती थी, तो वो जो मुद्रा थी, वो मुद्रा को अगर आप पिघला भी देते तो भी उसकी वही वैल्यू रहती। अगर वो 50 की वैल्यू की मुद्रा थी, तो उसका एक्चुअल जो मेटल यूज़ हो रहा था वो 50 का ही था। अब आप एक नोट लेते हैं, उस नोट की एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई का, मगर उसका जो फिजिकल वैल्यू है, पहले तो फिजिकल वैल्यू मुद्राएं सारी कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मुद्रा भी इसी में होती थी, है ना? हाँ, तो आप उसको एक्चुअल भी देंगे तो भी उसकी उतनी वैल्यू होती थी उसकी। अब तो वो जो एक ट्रेडिशनल पॉइंट था, तो उस ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, गोल्ड का फ्यूचर अभी क्या कह रहे हो? गोल्ड का फ्यूचर सेफ है, गोल्ड विल बी अ सेफ इन्वेस्टमेंट। मैं इसलिए आपको पुराना तरीका बता रही हूँ। वो जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो आगे जो है आप कहेंगे वो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटर इन्वेस्टमेंट है, तो गोल्ड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो गोल्ड का प्राइस कहाँ तक जा सकता है? अगर मैं इसी में गुरु अतिचारी जो है, इसी पीरियड में बात करूँ 2025 से 32 गोल्ड का प्राइस तो बहुत बढ़ सकता है, 2 लाख भी क्रॉस कर सकता है आने वाले समय में। 2 लाख क्रॉस कर सकता है, मतलब काफ़ी एस्ट्रोलॉजर ने ये भी कहा कि 5 लाख तक टच हो सकता है 2030 तक। हाँ, मैं भी अतिचारी बृहस्पति तो 2032 तक है। मैंने अभी बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी 5 लाख टच करेगा, पर 2 को डेफिनेटली क्रॉस करेगा। ओके, ईयर एंड तक कर सकता है 2026 में? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, मगर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस साल की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली देखते हैं, इस साल की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली पहले नवरात्र से, हमारा जो नव वर्ष है वो पहले नवरात्र से शुरू होता है। तो 19 मार्च की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली है, उसमें मीन राशि लग्न पे है और बृहस्पति मिथुन राशि में केंद्र में बैठे हैं, दशमेश हैं और दशम स्थान को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो सोना तो इस साल बढ़ेगा रेट उसका। अच्छा। इसको नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी 2 क्रॉस करेगा, मगर सोने का रेट तो बढ़ने वाला है, इस बात को जान लीजिए इस साल भी। ईयर स्टार्टिंग में बात करूँ मैं, जनवरी में तो काफ़ी लगभग 2 लाख टच हो ही गया था, बट फिर भी रिवर्स यू टर्न ले लिया उसने। हाँ, मगर अब फिर से आगे की तरफ जाएगा। अब आ रहे हैं ना बृहस्पति कर्क राशि में। हाँ, 2 जून से, जैसा कि आपने बताया जी। मगर ये जो 2 जून से बृहस्पति के कर्क राशि में आने से एक पॉइंट बनता है, वो ये कि अब ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति अष्टमेश भी हैं, एकादशेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। अष्टमेश का उच्च होना, तृतीय भाव में उच्च हो रहे हैं, अष्टमेश का उच्च होना भारत के लग्न पर, जन्म राशि पर, क्योंकि भारत की कुंडली का जो चंद्रमा है वो तो कर्क में बैठा है, करेक्ट, कर्क में बैठा है, और जो लग्नेश है भारत की कुंडली का शुक्र, वो भी कर्क में बैठा है। तो अष्टमेश का लग्नेश और चंद्र राशि पर गोचर ये परेशानी दिखाएगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे 10 मई से, ये अब आज 11 ही हो गई है, आज 11 ही होगी, तो 10 मई से 10 अगस्त का पीरियड भी जो है ना, इसमें भी इन फाइटिंग दिखती है, कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। इसलिए मैंने कहा बंगाल में आपको प्रॉब्लम दिखेगी अभी। ओके। और आपके बॉर्डर्स, ये बांग्लादेश के बॉर्डर से जो आप लोगों को भेजेंगे वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, और ये पाकिस्तान का बॉर्डर भी प्रॉब्लम करेगा। 10 मई से 10 अगस्त 2026 ये अच्छा पीरियड नहीं है। जब हम इसके आगे भी देख रहे हैं तो इन फाइटिंग दिखती है 10 नवंबर 2026 से 10 मार्च 2027 मंगल वक्री मार्गी होते रहेंगे सिंह राशि में, इतने महीने रहेंगे। अच्छा। वो जो भारत के सिंहासन के लिए वो समय ठीक नहीं, तो आप देखेंगे उस समय कोई मेजर चेंजेस आएंगे। ओके। जैसा आपने बीच में बताया हमें कि महामारी भी आ सकती है, तो महामारी लाइक कोरोना टाइप से आ सकती है या कोरोना से भी भयानक आ सकती है?
कोरोना से भी भयानक आ सकती है। ये मैं पूरे अतिचारी पीरियड की बात कर रही हूँ। अच्छा, 2025 से 32 तक का जो अतिचारी का पीरियड है, उस बीच आप कह रहे हो कि महामारी ऐसे टाइप की आएगी जो कोरोना से भी खौफनाक होगी। ओके, और लोगों की मृत्यु होगी उसमें। और जो वॉर है, इसको समझने के लिए भी एक कॉम्बिनेशन है। देखिए, राहु जो है वो अपनी धुरी बदल लेंगे अभी नवंबर लास्ट वीक 2026 में अपनी धुरी बदल रहे हैं। अभी कुंभ और सिंह में हैं और इसके बाद मकर और कर्क में हो जाएंगे, ठीक है। और जून 2027 के बाद शनि जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और जैसे ही मेष में जाएंगे तो दशम दृष्टि से ये मकर में बैठे राहु को दशम दृष्टि से देखेंगे। ऐसा आपको ऑलमोस्ट 1 साल दिखेगा, जून 2027 से जून 2028, मोटा मोटा बता रही हूँ। वो 1 साल आपको वॉर बहुत बड़ी हुई दिखेगी, बहुत बड़ी हुई, जून 2027 से जून 2028। क्यों? क्योंकि राहु तो वैसे 18 महीने रहते हैं, थोड़ा पहले ही निकल जाएंगे जून 28 से, मगर मैं आपको एक ब्रॉडर पीरियड बता रही हूँ, वो साल लड़ाई बहुत बड़ी हुई दिखती है। मैंने आपको कहा 10 मई से 10 अगस्त भी बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, मगर आप इसमें देखेंगे कि 20 जून से 10 अगस्त के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होगा, क्योंकि मंगल का वृषभ राशि में गोचर चल रहा होगा। और 20 जून से 30 जून 10 दिन का वो जो पीरियड है, 10 दिन का पीरियड बता रही हूँ, 20 जून से 30 जून कुछ खासा ही विस्फोटक होने वाला है। 20 जून से 30 जून जो अब ये कमिंग है, 10 दिन का जो पीरियड है। वैसे तो 20 जून से 10 अगस्त ही खराब है, उसके बाद भी कोई ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो 10 नवंबर से 10 मार्च भी आपको बताया, पर मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ 20 जून से 30 जून को, ओनली 10 दिन का पीरियड है। वो 10 डेज ज़्यादा ही प्रॉब्लम दिखती है, विस्फोटक है वो प्रॉब्लम। अच्छा, ओके मैम, बढ़ते हैं हम राशि की तरफ। जैसा कि हमने बताया था कि हम राशि वाइज भी प्रेडिक्शन देंगे आप। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की क्या प्रेडिक्शन देना चाहोगे आप यहाँ पे? मैं मेष राशि को देखें तो बृहस्पति मेष राशि के लिए तो चतुर्थ भाव में उच्च के आ गए हैं, ठीक है। एक प्रकार का हंस योग बन गया ये, ठीक है। अब मेष राशि के लिए ये इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि धनु नवम भाव में पड़ती है और मीन जो है वो द्वादश भाव में पड़ती है। धर्म कर्म के कामों में बहुत बढ़त होगी जी इस पीरियड में, क्योंकि बृहस्पति नॉलेज के एक्सपेंशन के कारक भी हैं। तो आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी में जो अचल संपत्ति है उसमें बढ़त होगी मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में इतना ही एक ब्यूटीफुल योग आया कि चौथे में उच्च के बृहस्पति जो कि नवमेश हैं, भाग्य का उच्चतम होना, इस समय भाग्य का उच्चतम होना ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, चतुर्थ भाव से ये बृहस्पति जो है वो सप्तम दृष्टि दशम भाव को देते हैं और अपनी दोनों दृष्टियां जो पंचम और नवम है वो अष्टम और द्वादश भाव को भी देते हैं। तो इसमें धर्म कर्म का बढ़ना, गूढ़ ज्ञान का बढ़ना, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो गूढ़ ज्ञान भी दिखाता है, तो आप इसमें प्रैक्टिसेस में आ सकते हैं। साधना बढ़ने का समय है, गुरु के आश्रम में जाने का समय है। द्वादश जो है वो नवम से चतुर्थ है, तो गुरु के स्थान पर जाने का योग बढ़ा हुआ है और उसमें सुख प्राप्त करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का योग है। और जैसे कि मैंने कहा, अचल संपत्ति बढ़ने का योग है, प्रॉपर्टी खरीदने का योग है इस समय। और केंद्र का बृहस्पति जो है वो बहुत से दोषों को शांत कर देता है। ऐसा समय बार बार नहीं आता कि बृहस्पति आपके केंद्र में, वो भी नवमेश होकर उच्च के बैठे हैं। तो इसलिए इस समय को बड़ी पॉजिटिवली देखना चाहिए। और इस समय में जैसे आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी थी या आपने उसका कुछ जैसे कहते हैं इंटीरियर्स करना था, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनको आपने कंसोलिडेट नहीं किया, रजिस्ट्री नहीं हुई, हाँ अच्छा है ठीक है, वो तो उनके अब डॉक्यूमेंटेशन को फाइन करके उनको, जैसे आपके नाम होने, तो अब उनकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन करके उनको आप अब क्लोजर की तरफ वो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। द्वादश भाव का भी चतुर्थ में आकर एग्जॉल्ट होना, इससे आप अपने स्थान से दूर भी कोई अचल संपत्ति, अब कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं यहाँ रहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें पहाड़ों में भी अब अपने लिए कुछ खरीदना है, या हमें गोवा में जाके कुछ अपने लिए खरीदना है, तो अपने स्थान से दूर भी आप कुछ संपत्ति खरीद सकते हैं। मेष राशि के लिए एक अच्छा समय है। ओके और मॉनेटरी गेन्स होंगे ना? बिल्कुल मॉनेटरी गेन्स होंगे, मगर खर्चे थोड़ा ज़्यादा होंगे क्योंकि एग्जॉल्टेड बृहस्पति द्वादश भाव को भी देख रहे हैं, तो पैसा आ भी रहा है मगर जा भी रहा है।
हम बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। बिल्कुल। वृषभ राशि का कैसा समय है मैम? देखिए, वृषभ राशि के लिए अगर हम देखें तो बृहस्पति अष्टमेश हैं और एकादशेश हैं, ठीक है, और तीसरे घर में एग्जॉल्ट कर रहे हैं। तो अष्टमेश जब एग्जॉल्ट करता है तो आप देखेंगे वेरिएबल इनकम, बोनस, कमीशन, ये चीज़ें बढ़ती हैं। इंश्योरेंस से कोई पैसा आना, ये इस समय दिखता है जब अष्टमेश एग्जॉल्ट होता है। अब क्योंकि तृतीय भाव में बृहस्पति एग्जॉल्टेड बैठे हैं, तो आप देखिए आपके भाई बहन का कोई विवाह का संयोग, छोटे भाई बहन का विवाह का संयोग बनने का समय इस समय है। ये वो समय है जब बृहस्पति करके हैं। दूसरी बात है कि वृषभ राशि के लिए बृहस्पति एकादशेश भी हैं। एकादशेश होके एग्जॉल्ट होना तीसरे भाव में और फिर नवम दृष्टि से फिर एकादश भाव को देखना, आप अपना कोई बिजनेस अगर इस समय शुरू करते हैं, जैसे आप बहुत समय से सोच रहे हैं, आपका कोई जैसे आपका कोई पसंदीदा शौक रहा है, एक हॉबी रही है, आप उसी को अपना बिजनेस भी बनाना चाहते हैं, लाइक अ साइड थिंग। तो क्योंकि एकादशेश को देख रहा है एग्जॉल्ट होकर, तो ये समय भी उसके लिए अच्छा रहेगा और फायदा दिखाएगा। ये आप जानिए। और गेन्स का पीरियड ये वृषभ राशि के लिए है, पर मैं बस इतना कहूँगी क्योंकि अष्टमेश एग्जॉल्टेड है, तो जो सडन चीज़ें हैं ना, और क्योंकि ये तृतीय भाव में जाकर कर रहा है ना, तो जो भी आप करें बहुत सोच समझ के करें। कई बार ऐसे समय में लोग क्या करते हैं, अपनी जॉब छोड़ते हैं, कहते हैं बस अब मैं अपना काम करूँगा, अब मैं अपना बॉस हूँ। तो मैं कहूँगी अगर ऐसा करें तो बहुत सोच समझ कर करें, प्रोज एंड कॉन समझ के करें। बस भेड़ चाल में ऐसा नहीं कर देना कि अब तो मैं अपना बॉस हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ दिख रही है जो एकदम से आपको फ़ायदा दिखाएगी, वो शुरुआत में फ़ायदा दिखाती है, मगर वो लॉन्ग टर्म आपको गेनफुल दिखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बस बहाव में आके आपने एक बड़ा डिसीजन ले लिया जो फिर बाद में जिसको आप रिग्रेट करें। तो वो वृषभ राशि वालों को उस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैम, वृषभ राशि की अगर बात करें, लव लाइफ कैसी रहने वाली है इनकी? वृषभ राशि की लव लाइफ का ये है कि तृतीय भाव से ये बृहस्पति सप्तम भाव को देखेगा। तो अगर कोई जिसे हम कहें कि आप सोच रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति से विवाह कर लूँ, तो अब अगर पहले माँ बाप नहीं भी मान रहे थे तो इस समय उनके मानने का समय है, क्योंकि एग्जॉल्टेड जुपिटर अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। इसलिए जो अब फैमिलीज़ भी हैं वो परस्पर एक दूसरे की बात समझ लेंगी और बच्चों की बात मान के अब अपना आशीर्वाद देंगी। ये गंगा जल का प्रभाव देगा बृहस्पति सप्तम भाव को। तो मतलब वृषभ राशि की शादी होने वाली है जी। ओके मैम, बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, मिथुन राशि, जेमिनी। जी बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जीवन में 12 प्रकार के लोग नहीं हैं, तो इसमें कंडीशंस अप्लाई होता है। इसमें आपका अपना चार्ट भी देखना हमें चाहिए, मगर ये बात सच बैठेगी चाहे आप इसे चंद्र लग्न से देखें या लग्न से देखें, दोनों पे ये बात बैठेगी, है ना। अब हम मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं। तो मिथुन राशि के लिए बृहस्पति सप्तमेश हैं, मिथुन राशि के लिए बृहस्पति दशमेश भी हैं, है ना। और मिथुन राशि के लिए अब ये दूसरे वाणी के भाव में एग्जॉल्ट कर रहे हैं, तो दशमेश का एग्जॉल्ट होना, और आप देखेंगे ये एग्जॉल्ट होकर फिर दशम भाव को नवम दृष्टि से देखते हैं, तो कोई बड़ी प्रमोशन होने का समय आ गया है, जिससे आपको कोई कैपिटल गेन्स होंगे। अच्छा। जैसे कोई एक तो है कि आपकी इनकम बड़ी, आपको हर महीने ही बढ़ रही है, एक है आपको कोई बड़ा अच्छा बोनस भी मिलने वाला है। तो ये बृहस्पति का सेकंड भाव में एग्जॉल्ट होना एज 10th लॉर्ड आपको इनकम आपकी बढ़ा कर देगा, आपको कोई मेजर बोनस भी दे सकता है, या आपका कोई पुराना पैसा या जिसे कहते हैं आपने विड्रॉ किया वो बहुत बढ़ गया, उसका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया, तो ऐसा पैसा आपके पास आए। अब सप्तमेश का एग्जॉल्ट होना दूसरे भाव में, ये आप वैसे तो एक प्रकार से देखा जाए ये आपके स्पाउस की हेल्थ को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, मगर अगर आपका स्पाउस बिजनेस में है या स्पाउस कोई कार्यरत है तो उसको अपने कार्य में भी लाभ होगा, मगर स्पाउस की हेल्थ में, आपके पार्टनर की हेल्थ में आपको ज़रा देखना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम आएगी वो बढ़ेगी, फैलेगी, क्रॉनिक होती दिखती है, जैसे फैलती दिखती है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति कफ प्रवृत्ति का ग्रह है, इन्फ्लेमेशन भी दिखाता है, अगर कोई बीमारी का बीज बैठता है तो उसको भी बढ़ाता है, एक्सपेंशन दिखाता है। तो लोग कहते हैं बृहस्पति मारक ग्रह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बृहस्पति जब मारने पे आता है तो चीज़ को फैलाता है, ओके। और फैला के फिर उसको आप
आपको उसके आसपास वो कहते हैं ना फिर शिकंजा उस वैसे कसा जाता है। ओके ये बात समझनी पड़ेगी। ओके मैम, आपने जैसे बताया कि मिथुन के बारे में कि मॉनेटरी गेन्स तो है बट हेल्थ इशू पार्टनर की हेल्थ का इशू होएगा। ओके मैम, मैं थोड़ा ना आपको और ये भी बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा उपाय भी बताइए हमारे थोड़ा ऑडियंस को ना। हाँ, अगली राशि से आप उपाय भी बताइए थोड़ा अपने मैं नेक्स्ट। मिथुन राशि का भी उपाय बता देती हाँ, हूँ। मिथुन का बता दीजिए, फिर हम मेष और वृषभ का लास्ट में ले लेंगे। हाँ जी, ठीक है। मिथुन राशि वाले लोग जो हैं, मैं कहूँगी कि संकट नाशक गणेश स्तोत्रम का पाठ करें तो उनको लाभ होगा। गणपति अथर्व शीर्षम करेंगे तो भी लाभप्रद है मिथुन राशि वालों के लिए। मैम बस इतना सा मंत्र? देखिए, मंत्र बड़ी ही ध्वनि जो है ना मंत्र की, एक ऐसी उपासना है जो आपके अदृढ़ और दृढ़ अदृढ़ प्रारब्ध को काट देती है जी। अब एक तरीका ये है कि हम आपको कहें कि केले के पेड़ लगाइए, केले के पेड़ की उपासना करिए, पीपल के पेड़ भी लगाइए। हम तो ये कहेंगे पीपल का पेड़ भी लगाइए। हल्दी और चने की दाल से केले के पेड़ की सेवा कीजिए। ये सभी राशियों के लोग कर सकते हैं। अच्छा। कि हर बृहस्पतिवार को आप ये सेवा करें। केले की पेड़ की आप देखेंगे पुराने हमारे फैमिलीज़ में जो लेडीज़ होती थी वो हर बृहस्पतिवार मंदिर जाके केले की पेड़ की सेवा करती थी। तब हम नहीं देखते थे कि आपका ग्रह अनुकूल हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रार्थना और सेवा करने के लिए जब हम पीपल की सेवा करते हैं तो हमें पता है सारा सब समय ऑक्सीजन देता है ये। जी बिल्कुल। तो आप ये नहीं कहते अनुकूल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप प्रार्थना सेवा आपकी जो अर्चना आराधना है ना, ये जो आपका कर्म है ये भी आपके साथ जाएगा। ये भी तो क्रियामान कर्म में जी, आपके प्रारब्ध को, आने वाले प्रारब्ध को बदलेगा, है ना, तो उसका इफेक्ट देगा। इसलिए ये जो सेवा साधना है आप सब करें। मैं कहती हूँ हाथी की सेवा, अब पुराने मंदिरों में हाथी हैं, चलिए पुराने मंदिरों में छोड़िए, वैसे भी हाथी की सेवा जो है वो बृहस्पति ग्रह को शुभ ही करती है। हाथी की सेवा, पीपल के पेड़ की सेवा, केले के पेड़ की सेवा, पीपल के पेड़ को लगाना। अब आपके घर परिवार के पास आप देखेंगे एक कम्युनिटी में बड़ा ही ब्यूटीफुल एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक बड़ा सा कूड़ेदान रखा हुआ है। मैं अक्सर मालवीय नगर जाती हूँ और वहाँ की मार्केट में एक कितना ही भव्य पीपल का पेड़ है और नीचे इतना बड़ा कूड़ेदान है। अब मैं कितने लोगों को कहती हूँ, और वहीं भगवानों की मूर्ति भी रखी रहती है, वहीं रखी हुई है। और पीपल का पेड़ आप माने कि उस पर अनेक प्रकार के लोगों का, लोग बोल रही हूँ मैं, वास है। अच्छा। या आत्माओं का वास है। अच्छा। शुभ आत्माओं का भी वास है। अब आपने उसके नीचे इतना बड़ा पूरी कम्युनिटी का एक, मैं क्या कहूँ, वो जैसे कहते हैं ना थोक में डस्टबिन बना के रखा हुआ है जी। अब अगर हम अपने सिस्टम को नहीं जानेंगे, सनातन को नहीं समझेंगे, है ना, तो हम ये कैसे, तो आपके घर के पास जो भी पीपल का पेड़ है उसकी सफाई, ये कम्युनिटीज अगर पीपल के पेड़ को प्रोटेक्ट करने लग जाएं तो आप देखेंगे कि उस एरिया में प्रोटेक्शन का एक कवच का एक प्रभाव उत्पन्न होगा। ये सभी को करना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी ये कर्क राशि वाले करें या ये वाले ना करें, ये जो काम है ये तो सभी को करने हैं। मंत्र में अलग अलग राशि के हिसाब से बताऊंगी। मैम बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ जिसपे गोचर भी हो रहा है। जी बिल्कुल। अब कर्क राशि को देखें तो बड़ा ही ब्यूटीफुल गोचर रहेगा ये। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में आ गया अगर बृहस्पति जो कि एग्जॉल्ट हो गए यहाँ पर, तो ये देखिए ये नवमेश हैं जो लग्न में आके एग्जॉल्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये नवमेश भी हैं और यहाँ पर ये षष्टेश भी हैं। ये जो षष्टेश का एग्जॉल्ट होना है वो खुद की हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाता है। इस समय वेट गेन नहीं होना चाहिए आपका। अच्छा। कर्क राशि वाले, क्योंकि ये षष्टेश होकर एग्जॉल्ट कर रहा है, उच्च का हो रहा है बृहस्पति, वेट गेन नहीं करें इस समय। नियमित रूप से व्यायाम करना ज़रूरी है, अपनी डाइट को संभालना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ में स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन हुई है, जैसे आप जिम गए, आपने देखा पाँव में कुछ मुड़ा है और कुछ इन्फ्लेमेशन होगी, षष्टेश एग्जॉल्ट किया, वो इन्फ्लेमेशन जल्दी ठीक नहीं होगी। षष्टेश के एग्जॉल्ट होने से वो जो जहाँ सूजन हुई है वो जल्दी ठीक नहीं होगी। इसलिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका फटाफट से इलाज करें। उसे गर्म ठंडा जो भी आपने सेक करना है, जो दवाई करनी है, जो इलाज करना है उसका ज़रूर करें, ये इम्पॉर्टेंट है। मगर क्योंकि ये नवमेश भी है और नवमेश उच्च के हुए हैं तो नवमेश का उच्च भाग्य में वर्धन होगा। अब ये लग्न में बैठ के पंचम, नवम, सप्तम, विवाह योग, संतान उत्पत्ति योग, पिता का कोई प्रमोशन,
पिता ने कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी, ये सारे योग लेकर आएगा। कर्क राशि के लोगों के लिए बृहस्पति का इस कर्क राशि में ये गोचर बहुत ही ज़्यादा शुभ है, मैं ये कहूँगी। अब वैसे तो विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा सहस्त्रनाम है जिसकी बहुत ही महत्ता है, ये सभी लोग कर सकते हैं, मगर कर्क राशि वाले भी अगर अब विष्णु सहस्त्रनाम करें तो उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा, मैं ये कहूँगी। इनके मॉनेटरी गेन्स कैसे देख रहे हो मैम? इनके मॉनेटरी गेन्स तो चारों तरफ से। अच्छा, क्योंकि भाग्येश एग्जॉल्ट हो गया। ओके। भाग्येश का एग्जॉल्ट होना तो फिर मतलब आप देखिए जहाँ हाथ लगाया वहीं वो ये सोना वही बन चमक, मिट्टी सोना बन जाती जी। है। ओके, बढ़ते मैम अगली राशि की तरफ, सिंह राशि पे। सिंह राशि को देखें तो बृहस्पति जो है सिंह राशि के लिए अष्टमेश हैं, ठीक है, और पंचमेश भी हैं। अब पंचमेश और अष्टमेश ये दो आधिपत्य है सिंह राशि के लिए बृहस्पति का। अब बृहस्पति द्वादश भाव में एग्जॉल्ट हो गए, पंचमेश द्वादश भाव में एग्जॉल्ट हुआ। आपका बच्चा कोई अच्छी एडमिशन लेके अपने स्थान से दूर, यानी कि जहाँ आप रहते हैं उनसे उस स्थान से दूर जाएगा, किसी अच्छी पढ़ाई में संलग्न होगा, किसी अच्छी जगह, किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में उसका एडमिशन होगा। अष्टमेश का एग्जॉल्ट होना, अचानक से धन की हानि नहीं होनी चाहिए। सिंह राशि वालों को केयरफुल रहना पड़ेगा। कोई ऐसी किसी के कहने पर वहाँ पैसे लगा देते हैं, या किसी ने कहा अच्छा नहीं उसको दे देते हैं, वो इंटरेस्ट ज़्यादा देगा और पता लगा वो पैसा डूब गया। तो सिंह राशि वालों को ज़्यादा गेन्स के लिए ऐसा लालच नहीं करना चाहिए जिसके चक्कर में अपना पैसा ऐसी जगह लगा दें जहाँ पर वो जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी नहीं रहा, इंटरेस्ट तो छोड़िए, वो प्रिंसिपल का नुकसान हो गया। तो इसलिए नुकसान से बचें, मैं ये कहूँगी। और अगर प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये द्वादश भाव से चतुर्थ को भी देखता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो। मतलब प्रॉपर्टी में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा किसी के कहने पर अपना पैसा डुबाना नहीं है, इसका मतलब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में भी अपना पैसा नहीं लगाना। ये कर सकते हैं, मगर गलती हो सकती है, इसलिए सावधान होकर करना है। 5 बार सोचना है, ओपिनियन लेना है, लीगल ओपिनियन लेना है, फिर जाके आगे बढ़ना है। मगर बच्चे बहुत अच्छा करेंगे इनके कि अगर इनको उपाय की अगर बात करें, इनके कौन सा मंत्र इनके लिए? अगर हम इनके उपाय की बात करें तो सिंह राशि वाले, क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश है, तो गजेंद्र मोक्ष का जाप करें। ये सभी के लिए विष्णु सहस्त्रनाम और गजेंद्र मोक्ष, बल्कि मैं ये कहूँगी अब जैसे अधिक मास है, अधिक मास में भी गजेंद्र मोक्ष और विष्णु सहस्त्रनाम करने का विधान है। ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है, इसे ज़रूर करें, मैं ये कहूँगी। ओके। मगर सिंह राशि गजेंद्र मोक्ष अभी भी कर सकते हैं, अधिक मास में तो करें ही करें, मैं तो ये कहूँगी सभी लोग कर सकते हैं। कन्या राशि का कैसा फ्यूचर है? हाँ, कन्या राशि को देखें तो बृहस्पति जो है वो एकादश भाव में एग्जॉल्ट कर गए। यहाँ ये सप्तमेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। अब सप्तमेश जब एकादश में एग्जॉल्ट करते हैं तो आपका पार्टनर कोई बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, जिसका इस समय कोई बहुत मेजर गेन्स का समय आ जाए। आपका पार्टनर ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है, आपका पार्टनर नहीं, आपने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया जो बहुत गेन्स दे सकते हैं, दो तरफा चलेगा। आपके पार्टनर ने बिजनेस किया या आप स्वयं एक पार्टनरशिप में गए, बिजनेस पार्टनरशिप में गए। आपकी बिजनेस पार्टनरशिप इस समय बहुत गेन्स देखती है। चतुर्थ भाव का अपने से अष्टम में जाना, माता की सेहत का, अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखें, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है लगे प्रॉब्लम थोड़ी सी है, मगर प्रॉब्लम बढ़ रही है। जैसे कि लगे कि 15 दिन में ठीक हो जाएगी, मगर प्रॉब्लम तो बढ़ी हुई है, समय लगाएगी ठीक होने में। मगर चतुर्थेश का एग्जॉल्ट होना, प्रॉपर्टी खरीदने का, एक इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का भी एक बहुत अच्छा योग है। एक तो है रिहाइश के लिए प्रॉपर्टी खरीदना, एक है इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदना, उसका भी एक बहुत अच्छा योग है कन्या राशि वालों के लिए। ओके, अगर प्रॉपर्टी का योग है तो फिर मॉनेटरी गेन्स भी अच्छे होंगे। बिल्कुल, मॉनेटरी गेन्स तो हैं। एग्जॉल्टेड प्लैनेट एकादश भाव में आ जाता है तो मॉनेटरी गेन्स तो देता है। मैं कहूँगी कि ये कन्या राशि वाले जो लोग हैं, ये कृष्ण अष्टकम और राधा परिहार स्तोत्र का जाप करें। अच्छा, तो मैम कन्या राशि की अगर बात करें, लव लाइफ का क्या कहना है इनका? देखिए, कन्या राशि के लिए मैं ये कहूँगी कि बृहस्पति सप्तमेश हैं, एग्जॉल्ट हुए हैं, एग्जॉल्ट होकर नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। कोई संबंध इस समय ऐसा कि जिसे फिर से मैं ये कहूँगी, ये कन्या राशि के लिए मैं कहूँगी कि जिसे पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस मिल जाए, या आप कहें गर्लफ्रेंड थी,
अब मैं सोच रहा हूँ इससे विवाह कर लूँ। अच्छा, ये क्योंकि बृहस्पति जो है ना वो सेरेमनी दिखाता है, ओके। लव मैरिज मैरिज में कन्वर्ट, ओ लव लाइफ मैरिज में मैरिज कन्वर्ट में हो सकती कन्वर्ट कराएगा। है। अच्छा, ट्रेडिशनल जो आशीर्वाद है, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सेरेमनी है, वो दिखाता है बृहस्पति। ओके। तो क्योंकि सप्तम भाव को देख रहा है, तो इसलिए वो जो था कि एक रिलेशनशिप है, वो अब सेरेमोनियल उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ओके मैम, अप्रूवल मिल जाता है उसे फैमिलीज का। तुला राशि की तरफ चलते हैं मैम, वो वेट कर रहे हैं तुला राशि वाले। तुला राशि के लिए अगर हम देखें तो बृहस्पति जो है वो तृतीयेश भी है और षष्ठेश भी है, ठीक है। उपचय स्थानों का स्वामी है, ये उपचय स्थान है। अब उपचय स्थानों का स्वामी जो है वो दशम भाव में जाके एग्जॉल्ट हुआ है, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि षष्ठेश एग्जॉल्ट हुआ है। इसका मतलब रोग, ऋण, रिपु सब बड़े हुए हैं इस समय। अच्छा, मगर जब भी ऐसा होता है कि सिक्स्थ लॉर्ड एग्जॉल्ट करता है तो नौकरी बड़ी अच्छी चलती है, आपकी लोग आपकी वाहवाही करते हैं उस समय। मगर आपको चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि आपको याद रहते हैं कि वो चैलेंज आए थे, मगर आप सक्सेसफुली उन्हें ओवरकम करते हैं। ऐसा चैलेंज जिसे आप सक्सेसफुली ओवरकम करें, मैं कहती हूँ आपको आगे भी हिम्मत देता है कि आप मुश्किल समय से जूझ कर पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप पार कर सकते हैं तूफानी समुद्र। जी। तो इसलिए ये मैं इसलिए इसको अच्छा भी कहती हूँ। और ये आपकी रेपुटेशन भी बढ़ाते हैं कि आप एक बहुत अच्छे रिसोर्स हैं, उपचय स्थानों का स्वामी। मगर ये आपको ट्रबल्स जो है ना, मेहनत बहुत ज़्यादा, थर्ड लॉर्ड भी एग्जॉल्ट करेगा ना, तृतीयेश भी है यहाँ पर, मेहनत बहुत, चक्की पिसवाएगा ये बृहस्पति, मगर लाभ पूरे देगा। तुला राशि वालों के लिए मतलब मेहनत बढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा, मगर लाभदायक होगी। मेहनत करिए, अब मेहनत से चूकिए मत। मेहनत का फल मिलेगा, मेहनत ऐसा का नहीं है फल कि नहीं मिलेगा। मिलेगा। बहुत अच्छा फल मिलेगा मेहनत का। अच्छा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर लव लाइफ की बात करें इनके तुला वालों की? अगर लव लाइफ की बात करें तो देखिए, बृहस्पति तो अभी अपना गंगा जल नहीं डाल रहा। अभी थोड़ा सा विवाद जो है वो बड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि जो छठा भाव है वो विवाद भी है। विवाद जो है वो थोड़ा बड़ा हुआ है, तो विवाद बड़ा हुआ है, ज़रा उसे माधुर्य लाएं अपने संबंधों में और ज़रा समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को सामंजस्य बढ़ाएं। मैं ये कहूँगी तुला राशि वाले लोग इस समय, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड एग्जॉल्ट कर रहा है, तो मैं कहूँगी कि महालक्ष्मी की उपासना करें, ताकि मेहनत तो करने का समय है मगर सेहत बरकरार रहे, ये ज़रूरी होगा। तो महालक्ष्मी की उपासना करने से ये एटलीस्ट एक रहेगा कि मेहनत करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपना जो एक फुल फॉर्म में मेहनत करने का जो एक समय आया हुआ है उसे पूरी तरीके से कर पाएंगे। तो महालक्ष्मी अष्टकम का जाप कर सकते हैं, सिंपल और ब्यूटीफुल। वृश्चिक राशि मैम? वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालोों के लिए बृहस्पति जो है वो द्वितीयेश भी है और पंचमेश भी है। लक्ष्मी स्थानों का आधिपत्य है बृहस्पति का वृश्चिक राशि वालों के लिए, ठीक है, द्वितीयेश और पंचमेश जी। और बृहस्पति एग्जॉल्ट हो रहे हैं नवम भाव में, तो ये तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की वाला समय है। लक्ष्मी स्थानों का जो आधिपत्य है जिसके पास, वो भाग्य स्थान में जाके एग्जॉल्ट करे तो कुटुंब भाव में भी वृद्धि है। जैसे आप दादा हैं, आपके घर में अब आपके वंश की वृद्धि होने वाली है, वो समय भी आया, तो कुटुंब भाव में भी वृद्धि है। पंचम भाव भी एग्जॉल्ट हो रहा है, पंचमेश एग्जॉल्ट होके पंचमेश पर ही दृष्टि आ रही है, तो किसी बच्चे के विवाह के का शुभ समय आ गया है। कुटुंब में वृद्धि, किसी बच्चे के विवाह का शुभ समय, जैसे आप बहुत समय से इंतजार करते हैं मेरे इस बच्चे का विवाह हो जाए, तो वो समय अब आ गया है और बहुत ही शुभ विवाह, शुभत्व में ये विवाह हो रहा है, मैं ये कहूँगी। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव समय है। ओके, तो उनके बच्चे के शादी के योग बन सकते हैं। हाँ, मतलब देखिए, जब हम पंचमेश का एग्जॉल्टेशन देखते हैं तो पंचमेश आपको डिग्निटी भी दिखाता है। पंचमेश आपका पूर्व पुण्य भी है। पंचमेश जब एग्जॉल्ट होता है तो आप देखेंगे धर्म कर्म के कामों में भी उन्नति होती है, आपका वंश भी धर्म कर्म के कामों में संलग्न होता है। ओके, और मॉनेटरी गेन्स की अगर हम यहाँ बात करें? मॉनेटरी गेन्स देखिए, क्योंकि एग्जॉल्टेड प्लैनेट जैसे नवम भाव में आता है तो लेडी लक स्माइल करती है। अच्छा, लेडी लक, फॉर्चून स्माइल करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तो वो तो यहाँ हो रहा है। तो मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगी कनक धारा स्तोत्रम का जाप करें, लाभप्रद होगा। हम धनु की तरफ बढ़ते हैं।
धनु में देखें तो धनु के लिए लग्नेश ही बृहस्पति हैं और बृहस्पति अष्टम भाव में जाके एग्जॉल्ट हो रहे हैं। और बृहस्पति जो हैं वो चतुर्थेश भी हैं, है ना, क्योंकि धनु लग्न में और मीन राशि चतुर्थ भाव में। अब लग्नेश जब अष्टम भाव में एग्जॉल्ट करता है तो अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे कोई पुरानी चीज़ थी, वो आपने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, अब वो क्रॉनिक हो गई। जैसे स्टमक इश्यूज़ हैं, आपको लगा थोड़ी प्रॉब्लम है, अब वो एग्जॉल्ट कर गया, अब वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना। तो इसलिए स्टमक इश्यूज़ का भी ध्यान रखें। अपनी हेल्थ का नज़ला ज़ुकाम जो है, अगर आप सोच रहे हैं छोटा सा वायरल है, इट माइट बी कि ये थोड़ा सा लंबा आपका जो है ना, आप थोड़ा लंबा पकड़े गए हैं इसमें, इस इन्फेक्शन में। जो भी इन्फेक्शन इस समय बैठती है वो थोड़े समय के लिए नहीं, थोड़ा लंबे समय तक आपको तंग कर सकती है। चतुर्थ भाव का 8th में जाना, अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चल रही है तो डिस्प्यूट बढ़ेगा उसका। माता जी की सेहत का ध्यान रखें। अगर हॉस्पिटल लेकर जाना है तो इसमें आनाकानी ना करें, या ये मत सोचें कि ये ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अच्छा, आपकी ट्रांसफ़र का भी योग आता है। जब चतुर्थ जो भाव है वो अष्टम में आता है तो ट्रांसफरेंस, अपने घर को छोड़ के कहीं और जाने का योग। अब कई बार वो हम अपनी मर्ज़ी से जाते हैं कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, कई बार वो ट्रांसफर्स के कारण होता है। तो शिफ्टिंग ऑफ द हाउस भी इसमें दिखाता है, क्योंकि अष्टम भाव से बृहस्पति द्वादश भाव को देखेगा चतुर्थेश होकर, तो आपकी मूवमेंट अपने स्थान से कहीं और भी दिखाएगा ये बृहस्पति। धनु राशि के लोग जो हैं वो हनुमान चालीसा का अगर जाप करें तो उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा। धनु राशि के लोग हनुमान चालीसा करें तो इनके लिए बहुत लाभप्रद होगा। हनुमान बाहुक भी इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है इस समय, अपनी हेल्थ के लिए इनको बचा के रखेगा। हनुमान बाहुक, बाहुक, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्या है? तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक लिखा, उनके बाजू बहुत दर्द करते थे। अच्छा। और वो ये पूरी रामचरितमानस लिखते थे। फिर उन्होंने अलग से हनुमान बाहुक लिखा कि प्रभु मेरे ये जो बाजू इतना दर्द कर रहे हैं, इसकी दर्द तो तुम ही मिटाओगे। इसलिए कभी भी फिजिकली अगर कोई कष्ट होता है, एक तो है आपको बाजू का ही कष्ट हुआ, उसके लिए तो पढ़े ही पढ़े, मगर फिजिकली भी अगर कोई कष्ट होता है तो हम हनुमान बाहुक पढ़ने को कहते हैं। तुलसीदास जी द्वारा कृत है और बड़ा ही पावरफुल है। जैसे मेरे कई हफ्तों से मैम इस में हाथ में दर्द है, तो मैं कर सकता हूँ? हनुमान बाहुक अचूक उपाय। ओके मैम, बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। हाँ जी, मकर राशि को देखें तो बृहस्पति द्वादशेश हैं, धनु राशि द्वादश भाव में आ रही है, और बृहस्पति तृतीयेश भी हैं, द्वादशेश और तृतीयेश हैं, और एग्जॉल्ट कर रहे हैं सप्तम भाव में। आपका संबंध, विवाह संबंध किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपसे, आपके शहर से दूर से आ रहा है, वो व्यक्ति दूर से आ रहा है, कोई ऐसा रिश्ता जो फिर विवाह में परिणित होगा। तो अगर आपके दूर के शहरों से, बाहर की कंट्री से कोई रिश्ता आता है, उसे एक बार आराम से समझें और देखें, क्योंकि ऐसा योग बना हुआ है। ठीक है। अब मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति तृतीयेश है और एग्जॉल्ट कर रहा है। कोई ऐसा भी हो सकता है, जैसे किन्हीं शादियों में कोई बिचौला होता है, कोई मिडलमैन होता है, उसके कारण भी, जैसे आपके कोई रिश्तेदार हो, कहते हैं हम उनको जानते हैं, वो जान कि उनको मैं जानता हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो जानकर साथ में ही रहता हो, मैंने कहा दूर के व्यक्ति के आने का योग है, मगर कोई मिडलमैन हो सकता है, कोई बिचौलिया हो सकता है जो शादी का या विवाह के रिश्ते की बात करे। ऐसा मकर राशि वालों के लिए दिखता है। मकर राशि वाले, क्योंकि ये द्वादशेश एग्जॉल्ट कर रहा है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अच्छा, खर्चा बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, और ऐसा भी हो सकता है ये अपनी वेडिंग पर बहुत ज़्यादा खर्चा करें। तो मैं ये कहूँगी, ये मैंने वैसे भी कहा है कि अब जो आने वाला समय है उसमें जो रिसोर्स है, पैसा है, उसको बहुत संभाल के खर्च करने का है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि पैसे को उड़ाया जाए। लक्ष्मी को लक्ष्मीपति की तरफ मोड़ना है, पैसे को उड़ाना नहीं है, पैसे को संभाल के रखना है, क्योंकि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। और अब वो समय नहीं है कि, क्योंकि माया लक्ष्मी जी आप पर कृपा तो कर रही हैं, एक दिन रुष्ट हो जाएंगी, और समय अब ऐसा, काल चक्र की गति ऐसी है कि महालक्ष्मी को बड़े प्यार से रखा जाए और उनकी इज्जत की जाए, और जिसे मैं कहूँ अय्याशी में नहीं उड़ाया जाए। मैं ये कहूँगी। अब ये वर्ड थोड़ा ऐसा है, मगर मतलब जिसे कहते हैं बहुत, अब धर्म कर्म में महालक्ष्मी का खर्च होना बेहतर है, बजाय कि आप बहुत ज़्यादा यूजलेस चीज़ों में
धन को लगाएं। मैं ये अगर इनके लिए उपाय की बात करें मकर वालों के लिए, जी, मकर वाले जो हैं क्योंकि ये द्वादशेश भी है, तो मैं कहूँगी कि ये भी अगर श्री सूक्तम का पाठ करें इस समय, तो जो लक्ष्मी है उनमें स्थिरत्व आएगा। तो श्री सूक्तम का पाठ करें मकर राशि वाले, इनके लिए ये अच्छा रहेगा। ओके मैम, बढ़ते कुंभ राशि की जी। तरफ, क्योंकि कुंभ राशि की वैसे बहुत सारी चर्चा करी जाती है कि कुंभ राशि वाले हमेशा दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है, कुंभ राशि तो अच्छी है। घट में तो क्या क्या नहीं समा जाता। घट में बहुत कुछ समा जाता है। ओके इंटेलिजेंट लोग होते हैं कुंभ राशि वाले लोग। शनि की राशि है मगर डायनेमिक हैं ये लोग, इंटेलेक्चुअल भी हैं और डायनेमिक लोग होते हैं कुंभ Okay. राशि वाले। ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाई, जैसा मैं कहती हूँ कि दुनिया में 12 प्रकार के लोग तो नहीं हैं। तो कुंभ राशि को अगर हम समझें तो बृहस्पति यहाँ पर एकादशेश हैं और द्वितीयेश हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आप देखेंगे फाइनेंशियल गेन्स अभी जितनी भी राशियों में देखें ना, वो सबसे ज़्यादा इनके लिए है। अच्छा, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मॉनेटरी वालों के गेन्स लिए भी हैं कुंभ राशि और कुंभ राशि वालों के लिए। क्यों? क्योंकि एकादशेश और द्वितीयेश दोनों बृहस्पति एग्जॉल्टेड, और दोनों ही घर धन के घर हैं, दोनों घर। बाकी जितनी हमने राशियां देखी उसमें हमने कहा एक घर धन का घर और दूसरा भाग्य का घर। तो भाग्य और भी बहुत सारी चीज़ों में आपको असर देगा। आपके घर में कोई अच्छा धर्म कर्म का कार्य होना, संतान उत्पत्ति होना, विवाह होना, वो भी भाग्य कराता है। मगर यहाँ पर दोनों धन के भावों का आधिपत्य बृहस्पति का, और बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, है ना। मगर यहाँ पर बस ये देखना पड़ेगा, उच्च के हो रहे हैं मगर छठे भाव में उच्च के हो रहे हैं। पैसा आएगा मगर डिस्प्यूट में ना चला जाए, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, पैसा तो आएगा क्योंकि द्वितीयेश और एकादशेश का स्वामी एग्जॉल्ट हो रहा है। पैसा बहुत आएगा, इसमें चल संपत्ति अचल संपत्ति, सेकंड को कैपिटल एसेट और 11वें को लिक्विड कैश के लिए देखते हैं, दोनों बढ़ रहे हैं। मगर पैसा आया और फिर डिस्प्यूट का कारण बन गया, उसको देखना पड़ेगा। ओके। अब आपके कुटुंब में भी पैसे के कारण लड़ाई ना हो। द्वितीय भाव एग्जॉल्ट कर गया 6th में, कुटुंब में पैसे के कारण, अब जैसे इनहेरिटेंस का पैसा होता है वो पहले ही लड़ाई होने लगती है उसमें। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों से बचना है। ओके। वाद विवाद से कुंभ राशि वालों को बचना है। पैसा तो आ रहा है मगर वो डिस्प्यूट का कारण ना बन जाए। ओके। कुंभ राशि की लव लाइफ मैम? कुंभ राशि की लव लाइफ देखिए, बृहस्पति से अगर हम देखें कोई ऐसा कोई विशेष वो योग नहीं आ रहा कि एकदम से कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं आ रहा, क्योंकि सप्तम या पंचम से कोई लिंक नहीं आ रहा। मगर हाँ, कुटुंब का स्वामी 6th में एग्जॉल्ट कर रहा है। मैं ये कहूँगी अपने बढ़ते कुटुंब से, जैसे रिश्ते तय हो रहे हैं, जाके उनसे, कई बार होता है आप रिश्ते के लिए जाते हैं और लड़ाई करके वापस आ जाते हैं, या मन मुटाव हो जाता है, तो ऐसा होने के भी योग हैं यहाँ पर। तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें, मैं ये कहूँगी। इनके लिए उपाय की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं इनके लिए उपाय की बात कहूँगी तो मैं कहूँगी कि ये मुरुगन भुजंगम करके एक बड़ा ही ब्यूटीफुल भगवान कार्तिकेय का स्तोत्र है, उसे करें और वाद विवाद से बचें। ओके, ये कहूँगी मैं। हम बढ़ते हैं लास्ट राशि की तरफ, मीन राशि। मीन राशि के लिए भी ये एक अच्छा समय है। मीन राशि के लिए भी बृहस्पति का एक गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि मीन राशि के लिए लग्नेश बृहस्पति, दशमेश बृहस्पति और एग्जॉल्टेशन जो है उच्च का बृहस्पति आया पंचम भाव में। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। दशमेश का एग्जॉल्ट होना। मगर ये लोग इस समय कोई अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ के कोई नई नौकरी में जा सकते हैं, क्योंकि दशमेश का पंचम में जब एग्जॉल्टेशन होता है तो पंचम जो है वो दशम का अष्टम है। ओके। तो चेंज द जॉब या इंडस्ट्री चेंज कर दो। अच्छा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चेंज करके अपना बिजनेस करेंगे, यहाँ पर है चेंज कर दो, इंडस्ट्री चेंज कर दो। अच्छा। पहले यहाँ जॉब कर रहे थे, अब कहीं और बिल्कुल ही अलग प्रकार की नौकरी, मगर गेन्स के साथ आएगी वो। अपॉर्चुनिटी शाइन करेगी, आप कुछ पुराना छोड़ेंगे और नया करेंगे। यहाँ पर लग्नेश भी एग्जॉल्ट हुआ है, ये साधना के लिए एक अच्छा समय है। ये वृश्चिक राशि वालों की और मीन राशि वालों दोनों के लिए उच्च के बृहस्पति में साधना का एक अच्छा समय है, मंत्रोपासना का समय है मीन राशि वालों के लिए। इनके लिए कौन सा मंत्र है मैम? मैं ये कहूँगी कि शिव सहस्त्र नाम करें, ओके, या रुद्र अष्टकम करें तो बड़ा ही शुभ होगा मैम। अगर मैं आपसे पूछूं कोई 3 राशि जिनसे मतलब जिनको ना बहुत माला माल होने वाले, कोई 3 राशि। देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा कि 12 प्रकार के लोग नहीं हैं। हाँ। एक गोचर 12 में से 3 लोगों को माला माल कर ही नहीं सकता।
करेगा ही नहीं। मगर अगर फिर भी हम देखें इसमें तो मीन राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। ये गोचर वृश्चिक के लिए भी बहुत अच्छा है। ये गोचर कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छा है। ओके, और किन के लिए अच्छा नहीं है? देखिए, वैसे तो मैंने कुंभ के लिए अच्छा बताया, मगर क्योंकि छठे में आ रहा है तो वाद विवाद मुझे वहाँ पर थोड़ी सी उसकी थोड़ा उसकी चिंता है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अष्टमेश है ना, बृहस्पति एग्जॉल्ट कर रहा है, तो वो थोड़ा सा एक वहाँ पर वो एक प्रॉब्लम आती है। वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए भी अष्टमेश है, बृहस्पति एग्जॉल्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा इन राशियों के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, मैं ये कहूँ। मैम, मेष और वृषभ वाले वेट कर रहे हैं, उनके उपाय नहीं बताए आपने। हाँ, बिल्कुल। वृषभ राशि वाले जो हैं वो भी, उनको भी थोड़ा सा सावधानी अपनी इस समय मैं कहूँगी बरतनी पड़ेगी। वृषभ राशि वाले लोग भी अगर कनक धारा स्तोत्रम का जाप करें तो उनके लिए शुभ होगा। ये इस बृहस्पति के इस गोचर में। मेष राशि वाले जो लोग हैं, मेष राशि वालों के लिए एक अच्छा गोचर है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि बृहस्पति नवमेश है। मेष राशि वालों के लिए भी ये गोचर अच्छा है। मेष राशि वाले जो लोग हैं वो इस समय अगर गणपति सहस्रनाम करें, या जिसे हम कहते हैं गकार आदि गणपति सहस्रनाम स्तोत्रम जी, लाभप्रद होगा। अगर दुर्गा जी को भी भजें तो भी लाभप्रद है मेष राशि वाले। हम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत नॉलेजेबल रहा पॉडकास्ट जी। इतना डीप में आप चले जाते हो और बहुत मज़ा आता है सुनने में, आपको मन करता है और सुनते जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और पॉडकास्ट आपको कैसा लगा वो जरूर लिखिए, अपनी राशि कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम।